हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉप 60 MCQs। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कथन कारण टाइप के सवाल, एजर्सन रीजनिंग टाइप के सवाल, ऐसे 60 सवाल जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स से। और हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स को बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे सवाल आप लोगों के बने हुए हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के। तो उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर पेपर को बनाया गया था। और ये जो वीडियो है, जो 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो बिलोंग करते हैं हमारे संकल्प टेस्ट सीरीज से। संकल्प टेस्ट 5 का हिस्सा थे ये, जिसको आज हम लोग पूरी तरह से देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन, ये एक तो ऊपर से निर्देश है, उस निर्देश को छोड़ते हैं, दूसरा में चलते हैं। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य को ही गिना जाता है। दैट इज़ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज काउंटेड व्हेन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज GDP। मतलब देश में सिर्फ अंतिम वस्तु को ही हम लोग काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट वस्तु को या फिर जो बीच में यूज़ हो जाते हैं ऐसे वस्तुओं को गिना नहीं जाएगा जब हम लोग GDP की गणना करते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा बोल रहा जा रहा है, अंतिम वस्तुओं के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं को गिनने से, इंटरमीडिएट वस्तुओं को गिनने से क्या होगा कि GDP गणना में मूल्यों की दोहरी गणना हो जाएगी। और दोहरी गणना हो जाएगी मतलब हम लोग उसको डबल काउंट कर रहे हैं, जो कि GDP के लिए सही नहीं होगा। अर्थात क्या है, कारण भी सही हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, आंसर वुड बी A। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको। वो अगला चीज़ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये बनाया गया है NCERT 12th जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है उससे बनाया गया है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे जब हम लोग क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तब तक के लिए इसको अभी आप लोग NCERT क्लास 12 से जाके एक बारी रीड कर सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत में कार्यबल का बड़ा हिस्सा, मतलब जो वर्क फोर्स है उसका एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि में कार्यरत है। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या बोल रहा है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता है। नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा जो उत्पन्न करता है वो है टर्सरी सेक्टर, है ना। तृतीयक जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा GDP में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि जो सबसे कम GDP में कंट्रीब्यूशन देता है वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है हमारा GDP में, ठीक है। अब एक चीज़ और, प्राथमिक क्षेत्र में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? अपना बोलना चाहिए एग्रीकल्चर, और उससे रिलेटेड जितने चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो क्वारी और माइनिंग है ना, मतलब क्वारिंग है जो सरफेस से हम लोग जिस चीज़ को उगाड़ते हैं उसको भी प्राइमरी क्षेत्र के अंदर में रखा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। अब एक चीज़ और, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में एक और डेफिनेशन आप लोग को देखने को मिल सकता है। वो क्या है? एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट, ऐसा कुछ दिखेगा। एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेस, ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा। एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की? प्राथमिक सेक्टर की, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का है कार्यबल में, बिल्कुल सही बात है। कैसे हम लोग ये बोल सकते हैं? क्योंकि अप्रॉक्स 50% जो कार्यबल है वो बिलोंग करता है प्राथमिक क्षेत्र से। अगर हम लोग GDP में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डाटा है, गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट डाटा अभी लॉन्च करके रखा है वो ये है, 19.7% का GDP में कंट्रीब्यूशन है इसका, इंडिया के नॉमिनल GDP पे। क्लियर है? इसके अलावा जो इसका ग्रोथ रेट था वो था 4.4% इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। क्लियर है? याद रहेगा। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है 25.3%, ठीक है, 25.3% का। और इसके अलावा जो इसका ग्रोथ रेट था वो था 6.1% का। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम लोग तृतीयक सेक्टर की बात करें जिसका GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 55%, ठीक है। और इसका जो ग्रोथ रेट है वो है 7.2%। क्लियर है? याद रहेगा ये सारी बातें।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर वुड बी सी, क्योंकि रीज़न जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मतलब क्या बोलना चाहिए? जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है भारत के उभरते हुए क्षेत्रों दैट इज सनराइज सेक्टर की सूची में शामिल है। ठीक है, तो पहले जैसे ही हम लोग ये ऐसा टर्म देखते हैं ना, सनराइज सेक्टर की सूची में शामिल है या फिर यूनिकॉर्न सेक्टर है या फिर और कोई सा टाइप का सेक्टर है, तो पहले हम लोग को इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सनराइज सेक्टर अगर बोल रहा है, यूनिकॉर्न सेक्टर बोल रहा है, जायंट बोल रहा है, टाइकून बोल रहा है ना, तो ये सब चीज़ों को जब बोले तो उसका डेफिनेशन ही जो है वो क्या होगा? हमारा रीज़न में काम आएगा। क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने जो रूल देखा था उसमें क्या था? अजर्सन, क्योंकि रीज़न, रीज़न इसलिए अजर्सन। समझ में आ रहा है? यही था एक रूल। तो इसलिए क्या हो रहा है? उभरता हुआ क्षेत्र सनराइज सेक्टर एक विशिष्ट उद्योग है जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें तीव्र विकास मतलब क्या है कि रैपिड बूम और उच्च वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दिया हुआ है अपना डेफिनेशन। अगर हम लोग को पहला में बोला गया है खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, दूसरा में दिया गया है उसके बारे में डेफिनेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अजर्सन जो है वो रीज़न को समझा रहा है और रीज़न जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा ऐसे में? आंसर वुड बी ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोल रहा है अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फ्रिस द्वारा किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से उत्पन्न है। अर्थशास्त्र में जो मैक्रो शब्द का प्रयोग 1933 में हुआ था उसका जो ओरिजिन है वो बोल रहा है कि मैक्रो शब्द से हुआ था, जिसका मतलब होता है बड़ा, लंबा या फिर महान, दैट इज लार्ज, लॉन्ग और ग्रेट। ठीक है, दोनों का दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है मैक्रोस, ये इसी से ही हुआ है और क्या है? रैगनर फ्रिस के द्वारा ही ये वर्ड को यूज़ किया गया था। मैं आपको रैगनर फ्रिस के बारे में कुछ बात बता देता हूँ कि ये जो रैगनर फ्रिस थे ये थे एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और इनको जो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। कौन से साल में अगर बोला जाए तो 1969 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जो डायनामिक मॉडल थे, क्या थे? डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग डायनामिक मॉडल टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रोसेसेस, ये इनका वर्क था जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कौन से सन में अगर बोला जाए तो 1969 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ टर्म्स दिया हुआ है रैगनर फ्रिस ने, वो भी आप लोग को याद रखना चाहिए, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। क्लियर है? याद रहेगा, ये दो वर्ड भी आप लोग याद रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 11th का बुक को एनसीईआरटी का जो नाम है वो भी यही है, और जो 12th का एनसीईआरटी है उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत में संगठित क्षेत्र दैट इज़ जो फॉर्मल सेक्टर है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर है में रोजगार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब आ ही नहीं रहे हैं, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो गलत है। तो हमारा रूल क्या बोलता है? जैसे ही अजर्सन हमारा फैक्चुअली इनकरेक्ट रहे हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे किस ऑप्शन में? आंसर वुड बी डी। क्यों? क्योंकि ये असत्य है अजर्सन, लेकिन जो रीज़न है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही स्टेटमेंट बन के आएगा। देखते हैं, संगठित क्षेत्र में कई श्रमिक अपनी नौकरियां खो रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, इनफॉर्मल सेक्टर में ही जा रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार फॉर्मल सेक्टर में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, एक डाटा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अप्रॉक्स 10 से 12% ऑफ वर्क फोर्स है इंडिया का वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर में वही जो रेशियो है वो हो जाता है 90% के अप्रॉक्स, और ये जो 90% है ये अप्रॉक्स 50% ऑफ जीडीपी को ग्रोथ करते हैं, मतलब 50% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये जो 10 से 12% जो कि फॉर्मल सेक्टर में है वो अकेले अप्रॉक्स 50% ऑफ जीडीपी को क्या करते हैं?
क्या बोलना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन इनका 50% के आसपास है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, संगठित क्षेत्र मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा रजिस्टर्ड बिजनेस बोलना चाहिए, रजिस्टर्ड बिजनेस जो गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करता है। एग्जांपल की लेबर लॉ, जो लेबर कोड अभी आप लोग को रिसेंटली न्यूज़ में दिखा होगा कि वो अडेप्ट किया गया है ना, वो सब चीज़ें। और ऑफरिंग जॉब सिक्योरिटी ये ऑफ़र करते हैं। और इसके अलावा फिक्स्ड वेजेस होता है इनका, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, और इसके साथ साथ कुछ सोशल बेनिफिट्स भी देते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र। क्लियर है, याद रहेगा। अब ये जो मैं डाटा आपको बताया हूँ 10 से 12% जो इन फॉर्मल सेक्टर में है और जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50% ऑफ जीडी, ये सारे जो डाटा है वो लिए गए हैं MOSPI, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्लान प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि PLFS सर्वे कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब साइंस चालू हो गया यहाँ से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन जो कि आप मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एक्सरे किरण को विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। विक्षेपण का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, विक्षेपित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। एक एक्सरे एक ऐसा, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें जो बना होता है फोटॉन से। ठीक है, तो अगर फोटॉन से ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी पार्टिकल ऑफ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ना कोई मास होता है और ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब दोनों का दोनों नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरे है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके अलावा और क्या बोला जा सकता है, जो डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण जो है वो होता कब है, जब पार्टिकल जो है, ठीक है, जब पार्टिकल जो है उसमें या तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, लाइक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन टाइप के कुछ पार्टिकल हो उसमें, तब ये क्या होता है, अपना जो डिफ्लेक्शन है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सरे में तो ये बना ही फोटॉन से है, बिना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज के, तो ये विक्षेपित किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बिल्कुल सही बात है। एक हाई वेवलेंथ वाली क्या बोलना चाहिए, एक्सरे जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली है या फिर हाई वेवलेंथ वाली है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता करके बताएंगे। क्लियर है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर वुड बी अगेन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कांच की तुलना में कम होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ध्वनि की जो गति है वो एल्यूमिनियम में ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्लास। क्यों, क्योंकि जो अपना क्या बोलना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड है वो रिजिड से ज़्यादा होता है, किसमें, फ्लेक्सिबल में। मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कठोर है तो उसमें स्पीड ऑफ जो साउंड है वो ज़्यादा गति से नहीं चल पाएगी, जबकि जो फ्लेक्सिबल है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में मूव कर सके, जो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके, उसमें क्या होगा, जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, प्रत्यास्थ दैट इज इलास्टिक माध्यम में ध्वनि की गति कठोर माध्यम की तुलना में अधिक होती है, यही दिया हुआ है, तो कारण बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है, गलत है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर वुड बी डी। मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ आप लोग को। जो हमारा इस ध्वनि है वो जो है ऐसे मूव करता है वाइब्रेशन के थ्रू, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, आगे पीछे ये वाइब्रेशन के माध्यम से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड्स में, उससे कम होगा लिक्विड्स में, और उससे और कम होगा किस में, गैसेस में। लेकिन विद इन दिस सॉलिड ज़्यादा किस में होगा, अभी फ्लेक्सिबल मीडियम में कंपेयर टू अपना रिजिड मीडियम में। क्लियर है, याद रहेगा, ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इट्स ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही एक और AB जो नेगेटिव
अपना क्या बोलना चाहिए ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वभौमिक रक्तदाता की बात कर रहे हैं, दैट इज डोनर की। तो इसके लिए एक थ्योरी होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो कि बेस्ड है एक हाइपोथेसिस में, दैट इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में होता क्या है कि जो चाबी है उस पर कुछ खांचे जो बने होते हैं वो स्पेशली फिट होते हैं कहाँ पे जाके, एक खांचे में जो कि होता है वो ताला, उस खांचे में अगर एग्जैक्टली फिट होगा तभी वो उस ताला को खोल पाएगा, अदरवाइज वो खुल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जो आरबीसी होती है, उसकी जो सतह है वहाँ पे ए बी और आर एच प्रतिजन होते ही नहीं हैं। मतलब जो एंटीजन होते हैं ए बी आर एच एंटीजन वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो जब ताला ही नहीं होगा तो चाबी का क्या काम, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या बन जाता है, एक सार्वभौमिक रक्तदाता। क्लियर है, लॉक एंड की थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको याद समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जब ताला ही नहीं है, जब जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम जो है डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, तो ये कैसे उस पर अटैक करेगा। यही बेसिक थ्योरी पे हम लोग बोलते हैं इसको, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं उसको सार्वभौमिक रक्तदाता। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जल प्रदूषकों को जैविक ऑक्सीजन मांग दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बताता है कि एक्वेटिक, मान लेते हैं हमारे पास एक तालाब है, वहाँ पे पहले से कुछ मछलियाँ रह रही थी। ठीक है, ये जो मछलियाँ हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती थी। ठीक है, उसमें से कंज्यूम करती थी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को। अब क्या हुआ, हमने उस तालाब में कुछ इम्प्योरिटी डाल दी। मान लेते हैं कि कुछ फंगस अलगी, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्ती का ग्रो करा लिया। तो ये जो तालाब है अब उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जल प्रदूषकों को जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी के द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया कैसे। तालाब में जैसे ही हमने किसी दूसरे प्रदूषकों को एंटर कराया, इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया। क्लियर है। और जो घुलित ऑक्सीजन है, एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट था, वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा था पूरा इकोसिस्टम के लिए। लेकिन ये जो बीओडी है वो क्या कर रहा है, डिमांड को बढ़ा रहा है और सप्लाई जो है अभी भी सेम है। डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सप्लाई जो है वो सेम है, तो इसमें से क्या होगा, एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप होगा। क्लियर है, सॉरी। अब क्या हुआ कि जो घुलित ऑक्सीजन है दैट इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और जो जैविक ऑक्सीजन की मांग है वो एक दूसरे के समानुपाती है। क्या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी एक दूसरे के समानुपाती है? अगर बोला जाए तो आंसर वुड बी नो। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा जब बीओडी बढ़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल जाएगा NCERT क्लास 12th के बायोलॉजी के जो लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट, उसके चैप्टर नंबर 2 पे। क्लियर है, आप लोग एक बारी उसको जाके देख लेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ टाइम है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। तो ये जो हाफ लाइफ ऑफ क्या बोलना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। T हाफ इज इक्वल टू ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये बोल रहा है ना अभिकारक, रिएक्टेंट दैट इज अभिकारक, तो T हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और 2K। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, शून्य कोटि क्या बोलना चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेट कांस्टेंट से। ठीक है, क्या यही दिया हुआ है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध समय दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का दोनों सही बात है। ठीक है, अब एक चीज़ और,
क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों एक दूसरे से अपोजिट के बारे में बात कर रहा है। दोनों को बता रहा है कि एक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी बी। अब मैं आप लोग को ना एक चीज़ बता देता हूँ, जो अर्ध समय लिखा हुआ है, हाफ टाइम जो लिखा हुआ है, उसमें क्या है, इसका मीनिंग होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द, मतलब आधे, फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू बी कंज्यूम, मतलब रिएक्टेंट जो अभिकारक है उनको कंज्यूम होने के लिए जो हाफ टाइम रिक्वायर्ड है, कितना आधा समय लगता है उस रिएक्टेंट को ख़त्म, मतलब जो रिएक्टेंट है, इनिशियल रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको आधा ख़त्म होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? अर्ध समय। क्लियर है? हाफ टाइम बोला जाता है। क्लियर है? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन 11 देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः संलयन अभिक्रिया के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है। संलयन अभिक्रिया मतलब फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब फ्यूजन मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दो जो न्यूक्लियाई है वो जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई दोनों जुड़ के एक दूसरे बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन दो न्यूक्लियाई मिलके बनाएंगे हीलियम, जो कि बेसिक कंपोनेंट है किसका? अपने सन के एनर्जी का। क्लियर है? संलयन अभिक्रिया का अर्थ है हल्के नाभिकों द्वारा मिलकर भारी नाभिक बनाना। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन से हीलियम का बनना। दोनों का दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो जा रहा है, मतलब जो रीज़न है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी ए। क्लियर है? इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। क्या है? प्रोटॉन चेन रिएक्शन। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, इस टर्म को भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये आपको बाद में कहीं ना कहीं पे काम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। डीएनए जीन का एक खंड है जिसमें विशिष्ट निर्देश होते हैं। गलत बात है। जो जीन है वो डीएनए का हिस्सा है, ना कि डीएनए जीन का हिस्सा है। इसके लिए आप एक क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, नाभिक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में होता है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम से बनता है डीएनए और इस डीएनए से बनता है क्या? अपना जीन। क्लियर है? इस क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे तो ये क्या हो गया? रीज़न गलत हो गया, असर्शन सही है, तो आंसर वुड बी सी। क्लियर है? ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है बोल रहा है, ऐसा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। एनर्जी ट्रांसफ़र रूल हम लोगों ने पढ़ा है, 10% ऑफ एनर्जी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मतलब अगर नीचे में 100 है तो इसके ऊपर में आ जाएगा 10 और इसके ऊपर में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा दिखेगा? हमको सीधा दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण संरचना, जिसका मतलब क्या है कि फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, कार्य प्रणाली को दर्शाता है। दोनों का दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है अगर पूछा जाए तो? इसका सीधा होने का जो वजह है, पारिस्थितिक पिरामिड का, इकोलॉजिकल पिरामिड का एनर्जी के सीधा होने का जो वजह है वो है 10% रूल, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। इसके बारे में डेफिनेशन बस दिया हुआ है, जो कि हमारे काम का नहीं है। ऑल्दो दोनों का दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी बी। अब एक चीज़ और, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में लिखा गया है जो एनसीईआरटी क्लास 12, जिसके बारे में मैं अभी आप लोग को थोड़े टाइम पहले ही बता रहा था, बायोलॉजी के बुक में जो लास्ट यूनिट है, 5वां यूनिट, उसमें लिखा हुआ है 3 मेजर टाइप के क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। आप लोग मुझे नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में बताएंगे कि इसमें का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो पिरामिड बनेगा वो कैसा होगा? क्या वो इन्वर्टेड होगा? क्या वो बेल शेप्ड होगा? क्या वो अपराइट होगा? या फिर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ कैसा भी बन सकता है? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है?
ठीक है, याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जल किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन था जिससे ये बनाया गया है। ठीक है, इसका वजह क्या है, मतलब क्या होना चाहिए कि द्रव को तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। ये बिल्कुल सही है। जल एक द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, मतलब बाइपोलर नेचर में होता है जल, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं जल के स्ट्रक्चर को। ये ऐसा है और ये क्या है? हाइड्रोजन। ऐसा से कुछ दिखता है हमारा ऑक्सीजन का जो मतलब वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, और इसका जो शेप है वो कैसा हो जाता है? बेंट वी के जैसा। ठीक है, तो बेंट वी शेप के होने की वजह से क्या हो जाता है? 2 पोल क्रिएट होता है। एक होता है ये वाला पोल, ठीक है, और एक दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियाई वाला पोल। क्लियर है? याद रहेगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है ऑक्सीजन के आसपास, वो क्या करता है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करता है। और जो हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो क्या करता है? नेट पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? 2 टाइप का चार्ज, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इस वजह से इसका जो बाइपोलर नेचर है, इसकी वजह से जो जल है वो किसी भी द्रव्य की तुलना में क्या करता है? पदार्थों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा पदार्थों को क्या कर सकता है? घोल सकता है। क्लियर है? आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ज्योग्राफी चालू हो गया। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, दक्कन पठार के अधिकांश भाग को ढकती है या फिर भाग में पाई जाती है काली मिट्टी। बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी का जो ओरिजिन है वो हुआ है किससे? अपना वॉल्केनिक लावा के टूटने से, बिखरने से बना हुआ है क्या? काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से ठोस ज्वालामुखी लावा के अपक्षय से उत्पन्न होती है। वेदरिंग ऑफ जो सॉलिडिफाइड लावा है उससे क्या बन के आता है अपने पास? काली मिट्टी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझा रहा है। दक्कन का जो पठार है वो खुद बना हुआ है, हम लोग को पता है, जो डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो क्या है? ये बना हुआ है लेडर शेप में, और ये लेडर शेप जो बना हुआ है इसके पीछे जो वजह है, वो लेडर शेप के पीछे जो वजह है वो है लावा का एक के बाद एक ऊपर आते जाना और एक लेयर में बैठ जाना। ठीक है, एक के बाद एक। तो इससे क्या होगा फिर कि अपनी जो काली मिट्टी है उसी अपक्षय से, उसी लावा के अपक्षय से क्या बनेगी? मिल जाएगी, बन जाएगी। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर वुड बी ए। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध भारत का सबसे छोटा बांध है? नहीं, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। ठीक है, छोटा बांध है, ये हम लोग अभी नहीं नापे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि सबसे छोटा बांध अभी भारत में कौन सा है। ठीक है, इसका निर्माण सबसे पहले 2री शताब्दी ईस्वी में करिकला चोला द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही है। अजरसन हमारा गलत है क्योंकि सबसे छोटा बोला गया है, जबकि कलनाई बांध जो है वो सबसे पुराना बांध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजरसन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, दैट इज आंसर डी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है पॉटजोल जो सॉइल होती है वो शंकुधारी या फिर बोरियल वनों की विशिष्ट मिट्टी मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। शंकुधारी दैट इज कॉनिफेरस फ्लावर या फिर बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, उसमें हम लोग को पॉटजोल सॉइल देखने को मिलेगा। यह एक अत्यधिक अम्लीय अनुर्वर मिट्टी है जो आमतौर पर ठंडी आर्द्र जलवायु वाले वन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? बिल्कुल सही है। ये भी दोनों का दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। इनफर्टाइल सॉइल है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ठंडे प्रदेशों में मोस्टली जो सॉइल होती है ना वो इनफर्टाइल ही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी मिल नहीं पाती है, मॉइस्चर ठीक से ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्टिलिटी अच्छी दिखेगी भी। लेकिन जो मोस्टली कॉनिफेरस एरिया होते हैं, जो हायर फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो कि ठंड से मोस्ट ऑफ द टाइम ढके हुए होते हैं बर्फ़ से, वहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? एकदम से इनफर्टाइल होती है। क्लियर है? चलो आंसर वुड बी ए।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 98% कहाँ से मिलता है हम लोग को? गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की नदी घाटियों में व्यापक रूप से वितरित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे जानने के लिए एक और चीज़ क्या है कि जो गोंडवाना कोल फील्ड है ना, गोंडवाना जो कोल फील्ड है वो बना हुआ है 250 से 300 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 250 से 300 माया में ये बना हुआ है, और ये जो परमियन पीरियड था उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन हम लोग को माना जाता है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जो नदी घाटियाँ थी वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लांट है वो ट्रैवल करके आए और चट्टानों के नीचे दब गए। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब गए, और इनका सेडिमेंटेशन जो है ये क्या हुआ, फॉसिलाइज्ड हो गया। और इसी फॉसिलाइजेशन से हमको क्या देखने को मिलता है? कोल देखने को मिलता है। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, और इस सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो अंदर जो फंसे फॉसिल थे, जो पेड़ पौधे थे, उससे क्या निकलेंगे, वहाँ पर से क्या बनेगा? अपना कोयला। और यही वजह है कि 98% जो गोंडवाना कोल क्षेत्र में हमारा कोयला का उत्पादन देखने को मिलता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में व्यापक रूप से क्या है? वितरित है। ठीक है, याद रहेगा। आंसर वुड बी ए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शुक्र ग्रह संपूर्ण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। बुध ग्रह संपूर्ण सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ याद रखना, सबको लग रहा होगा कि बुध ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अपना सूर्य है उसके सबसे ज़्यादा पास में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 465 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये बोला जाए कि 869 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है उसका जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, जो शुक्र ग्रह का एटमॉस्फियर है उसमें क्या है कि वो 90 टाइम्स ज़्यादा मोटा है। किससे? 90 टाइम्स थिक है। किससे? पृथ्वी के एटमॉस्फियर से। और इसका जो एटमॉस्फियर है वो मोस्टली बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जो कि आप लोग को पता है कि GHG गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो रेडिएशंस होते हैं उनको ट्रैप करता है। और जब वो ट्रैप करता है तो वो हीट क्या हो जाती है? उस एटमॉस्फियर में रह जाती है, बंध के रह जाती है, और क्या करती है? ऐसा में गर्मी क्रिएट करती है। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की पॉलिटी चालू हो गया यहाँ पर से, पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई दंडनीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के लिए इस प्रकार के संरक्षण का प्रावधान है। ये संरक्षण का प्रावधान दिया गया है हम लोग को कहाँ पे? आर्टिकल 361 में, अनुच्छेद 361 में। जब आप लोग जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है राष्ट्रपति और राज्यपालों को। क्यों प्रोवाइड की गई है अगर पूछा जाए तो इससे क्या होगा? ये इम्यूनिटी से क्या होगा कि जब वो अपने कार्यकाल में होंगे तो वो अपने ड्यूटीज़ को बेझिझक क्या कर सकते हैं? निभा सकते हैं। ठीक है, और बिना किसी ऑफिस के चले जाने के, बिना उनके जेल चले जाने के डर से, जब ये अपने इम्यूनिटी के हिसाब से अपने कार्यों का वहन करेंगे तो वह हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या होगा? एक बेहतर कंडीशन में होगा। इस वजह से इनको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। कौन सा आर्टिकल मैंने बोला? आर्टिकल 361। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अभिकथन, राज्यों में स्थानीय स्वशासन दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल जस्टिस को सुदृढ़ करने का कार्य सौंपा गया है। बिल्कुल सही बात है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्थानीय सरकारों को यह कार्य विशेष रूप से सौंपा गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें आर्टिकल जो अपना 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें क्या हो रहा था कि हमने लोकल जो रूरल अर्बन बॉडीज़ थी, ग्राम पंचायत, इन सब चीज़ों को क्या किया, प्रमोट किया और इनको दिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स। उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो बात करता है इसी इकोनॉमिक प्लानिंग की और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करने की। वैसे ही जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए किसको, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत है ना, इन सब चीज़ों को क्या दिया गया अपने को, 18 सब्जेक्ट दिए गए जिसमें इनको इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल जस्टिस के बारे में पावर दिया गया है और स्थानीय सरकारों को यह कार्य विशेष रूप से सौंपा गया है। आंसर वुड बी ए। क्लियर है, याद रहेगा। एक चीज़ और आप मुझे बताएंगे, 73rd में जो ये मैंने 29 सब्जेक्ट का नाम लिया, 74वें संशोधन में मैंने जो 18 सब्जेक्ट का नाम लिया, ये कहाँ पे मेंशन है, किस शेड्यूल में मेंशन है, वो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है। भारत का संविधान भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, दैट इज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है भारत का संविधान। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में स्पष्ट रूप से किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 29 में नहीं है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का जो जिक्र किया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 30 के अंदर में। ठीक है। आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है किसका, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जिसमें 3 चीज़ें मेंशन्ड है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सा है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, मतलब क्या है, भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति के बारे में जिक्र किया गया है किसमें, अनुच्छेद 29 में। जबकि जो आर्टिकल 30 है वो बिलोंग करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 30। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी सी, क्योंकि जो रीज़न है वो गलत है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है। बहुत बार ये स्टेटमेंट को पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार, हर स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट को पूछा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 32 को बोला जाता है संविधान का हृदय और आत्मा। बिल्कुल सही है। यह संविधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो बात है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जब भी आपका जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो ब्रीच होगा, उसका उल्लंघन किया जाएगा, तो आपको अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल 32 के अंदर में कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने इस मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने के बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संविधान का हृदय और आत्मा। क्लियर है, आंसर वुड बी ए। मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, मान लीजिए बोल रहा है, तो मान लेते हैं, अभिकथन बोल रहा है। मान लीजिए राज्यसभा सदन के उपाध्यक्ष के राज्यसभा सदन जिसमें 244 लोग हैं के विरुद्ध बर्खास्तगी प्रस्ताव डिसमिशल रेजोल्यूशन पर विचार कर रही है। 3 सीटें रिक्त है, मतलब 244 माइनस 3 241। इस समय 236 सदस्य उपस्थित हैं। मतदान में 119 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है उसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 90 में, और इसमें बोला गया है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब उस टाइम पे जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसमें की मेजॉरिटी होनी चाहिए, उस हाउस की तब की मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि कितनी आ रही है अभी हम लोग देखें, 244 का मान लेते हैं कि सदन का कैपेसिटी है, उसमें से 3 लोग वैकेंट है, वो सीट भरा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 241 लोग हैं इस सदन में एट प्रेजेंट। तो इसका हाफ क्या होगा, 241 का अगर हाफ करें तो ये आएगा 120.5 के अप्रॉक्स, दैट इज़ 121 वोट्स कम से कम मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला कितना वोट है अगर बोला जाए तो मिला है 119 वोट। जब 119 वोट मिला है जो कि 121 से 2 कम है, ठीक है, तो ऐसे में पारित तो होगा ही नहीं, जिसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 90 में। संविधान के अनुच्छेद 90 के अनुसार उपाध्यक्ष को बर्खास्त करने के लिए परिषद के सभी सदस्यों की बहुमत की, जिसको हम लोग बोलते हैं एक और टाइप से इफेक्टिव मेजॉरिटी, नाम आप लोगों ने सुना होगा,
ठीक है। अगर नहीं सुना है तो इससे रिलेटेड एक हमारा वीडियो आएगा थोड़े टाइम में, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मेजॉरिटी को डील करेंगे, ठीक है। चलो, तो आंसर वुड बी ए, क्योंकि आर्टिकल 90 इसके बारे में समझाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो अपना ये है अजर्सन है वो भी सही है और इसको एक्सप्लेन ही कर पा रहा है ये आर्टिकल 90। क्लियर है, तो आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 38 तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। बिल्कुल गलत है। 38 जो हुआ है वो हुआ है 37 जजेस प्लस एक सीजेआई को मिला के। यहाँ पे जिन्होंने ये छोड़कर वर्ड को यूज़ नहीं किया है, जिन्होंने ये छोड़कर वर्ड को ध्यान नहीं दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो अपना अजर्सन है वो गलत हो जाएगा। और जो रीज़न है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124A के तहत संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। ये बिल्कुल सही है, रीज़न बिल्कुल सही है। अजर्सन जब गलत है तो आंसर क्या होता है हमारा, आंसर वुड बी डी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब हिस्ट्री का सेक्शन चालू हो गया। हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री हमको अभी क्या सिखा के जा रही है यहाँ पर से। तो पहला सवाल बोलता है कि खुदाई खिदमतगार, ठीक है, एक पश्तून लैंग्वेज में बनी हुई एक संस्था का नाम है, बस इसको याद रखेंगे, कि स्थापना अब्दुल गफ़ार खान ने की थी। बिल्कुल सही है। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का एक अहिंसक प्रतिरोध समूह था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये वाले सवाल में एक क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। जैसे ही दिखा आपको कि खुदाई खिदमतगार दिया है, स्थापना और स्थापना का डेट नहीं दिया है, तुरंत आपको यहाँ पे लिखना है कि कब फाउंड हुआ था करके। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था कब, 1929 में, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब्दुल गफ़ार खान ने की थी, ये मुझे याद हो गया, खुदाई खिदमतगार। इसको और किसी नाम से जाना जाता था क्या, तो इंग्लिश में और बोला जाता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। इनको खुदाई खिदमतगार को क्या बोला जाता है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये एक नॉन वायलेंट था, मतलब अहिंसक ग्रुप था, जो कि पश्तून फ्रीडम मूवमेंट से क्या करता था, बिलोंग करता था, ठीक है। इतना बात याद हो गया। अब देखो, जब ये नॉन वायलेंट बोला, इसका मतलब ये है कि गांधी का कहीं ना कहीं रेलेवेंस होगा, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी सबसे ज़्यादा क्या बोलने थे, चर्चित हैं। तो अब्दुल गफ़ार खान को और क्या नाम से जाना जाएगा, इनको बोला जाएगा क्या, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर क्यों बोला जा रहा है, फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार जो है वो काम कर रहा था, ठीक है। नॉन वायलेंट थे, ठीक है, तो इनको एक और नाम से जाना जाता था, रेड शर्ट्स, ठीक है, लाल शर्ट पहनते थे। ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे थे और सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं मैं आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन बना सकता हूँ अलग अलग तरीके से। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट कैसे होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बिल्कुल गलत बात है, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं कौन, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब इसमें देखो, जब इन्होंने पूछा कि आध्यात्मिक गुरु बोला है, तो ऐसे ही कोई पॉलिटिकल मिलिट्री गुरु भी होगा, तो इसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत फेमस पर्सनालिटी है मौर्यन पीरियड के, जिनको बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और समुद्रगुप्त के पॉलिटिकल गुरु थे करके, ठीक है। तो आप मुझे वो कमेंट में बताएंगे कि कौन थे वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इस चीज़ को लेके। एक चीज़ और, आध्यात्मिक गुरु बोला गया है। देखो, अब कोई आदमी किसी की बात को एकदम डाई हार्ड मानने लगता है, तो चंद्रगुप्त साहब जो थे वो हमारे भद्रबाहु जी की बात को एकदम से डाई हार्ड मानने लगे। इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, ठीक है, जो गद्दी में बैठते थे उसको छोड़ दी, अब मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी में। वर्ल्डली लाइफ को बाय बाय कर दिया, चलो टाटा बाय बाय, क्लियर है। इसके बाद चले गए कहाँ पे, श्रावण बेलागोला, जो कि अभी कहाँ पे है, कर्नाटक में। श्रावण बेलागोला चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जैनिज़्म से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है संलेखना, ठीक है। संलेखना, इसका मतलब क्या है, आई विल डाई फास्ट अनटू डेथ, मतलब
आई विल डेफिनेटली डाई, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ठीक है, फास्ट अनटू डेथ इन्होंने परफॉर्म किया और इस दुनिया से क्या हो गए, अलविदा हो गए। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर वुड बी सी, क्योंकि रीज़न जो है हमारा वो गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अशोक ने समाज में शांति और धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ये गए थे कलिंगा, वहाँ पे लड़ाई लड़े और उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि हमसे ना हो पाएगा अब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो था शांति और धार्मिक आचरण का, जो हमको समझ में आता है इनका धम्म महामात्रा इन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया था। ठीक है, धम्म को प्रमोशन देने के लिए। क्लियर है। अब इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ की जो कि शिलालेख संख्या 4 में मेंशन्ड है, जो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का समर्थन किया गया है। ऐसा इनके राज्य में हुआ था। कब हुआ था ऐसा बोला जाए तो ये शिलालेख 4 हमको ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, अब ये जो धम्म घोष था ये क्या करता था, ये धम्म घोष जो था वो प्रचारक था धम्म का, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट और राइटियसनेस का जो प्रचारक था वो कौन था, धम्म घोष। ठीक है, लेकिन जो भेरी घोष था, मतलब ये एक फिलॉसफी है, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है ना। भेरी घोष जो था वो काम करता था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे, मिलिट्री एक्सपेंशन के फिलॉसफी पे काम करता था, जो कि गलत था। ये समझ में आया कलिंग वॉर के बाद में, और मेजर एडिक्ट 4 जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है कि हम लोग भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को क्या करेंगे, समर्थन देंगे। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर वुड बी ए। क्यों, क्योंकि दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु बादशाह की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। वे हिंदू परंपराओं, संगीत कौशल और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों में प्रति असहिष्णु थे। ये गलत है, बिल्कुल टॉलरेंट थे। ठीक है, क्योंकि वो जिस जगह पे राज कर रहे थे वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों बिलोंग करते थे। ठीक है, दोनों के दोनों रहते थे। दोनों के दोनों जब एक दूसरे के साथ रहेंगे सही से, जब दोनों एक दूसरे से सही से मिलजुल के चलेंगे, तभी तो जो राजा वहाँ पे रह रहा होगा वो शांतिप्रद तरीके से अपने साम्राज्य को चला सकेगा और उसको उपाधि दी जाएगी जगत गुरु बादशाह की। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो रीज़न जो है वो टेक्निकली ही इनकरेक्ट है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय को व्यापक रूप से भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉ बोला जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान सती प्रथा के उन्मूलन, ठीक है, एलिमिनेशन जो कि हुआ था 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके ही प्रयासों की एक सक्सेस स्टोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ सती। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1829 में। ठीक है, ये एक सोशल रिफॉर्म था उस पीरियड में। ठीक, तो क्या है, ये सही है और ये भी सही है, लेकिन सिर्फ सती प्रथा के कारण इनको क्या भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ऐसा बोला जाए वो सही होगा तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको बोला जा रहा है उनके पीछे का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये इंटेलेक्चुअल थे, सोशल रिलीजियस अवेकनिंग में काम करते थे। क्या करते थे, सोशल एंड रिलीजियस अवेकनिंग, पुनर्जागरण मतलब जागरूकता बढ़ाने में काम करते थे। किस पीरियड में, 18th 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया में। ऊपर से इन्होंने क्या किया था, जो मिडिवल का ट्रेडिशन था, मिडिवल एरा ट्रेडिशन जो था उसको ब्रिज किया था वेस्टर्न फिलॉसफी से, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी से इनको ब्रिज किया। और जो इंडियन का कल्चरल आइडेंटिटी था, इंडियन कल्चरल ट्रेजेक्टरी था, उसको क्या किया, रीसेप किया। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 20 दिसंबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। यह वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। 20 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसको UNGA ने
फाइनली अप्रूव किया सन 2005 में, जब विश्व एकजुटता कोष जो कि 2002 में बन चुका था उसके 3 साल बाद। ठीक है, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 दिसंबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। और इसका जो मेन थीम है वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्या करते हैं हम लोग, प्रमोट करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। और जो सॉरी जो हमारा जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसको कम करने की शपथ खाते हैं। क्लियर है, याद रहेगा? तो आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को लागू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिला नहीं है। देखो भाई, बात हो रहा है नोनी, ठीक है। नोनी मतलब क्या होगा, बेबी होगा, कोई भी बेबी गर्ल होगी उससे रिलेटेड होगा। गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे काम ही नहीं है। ये जो बात हो रही है, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करने की, ये जहाँ तक मुझे याद है जननी सुरक्षा योजना या फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंदर इस चीज़ के बारे में हम लोग को बात करना चाहिए था। तो रीज़न गलत है, अजर्सन बिल्कुल सही है, आंसर वुड बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। बिल्कुल सही बात था। ठीक है, इसके अलावा यह शिखर सम्मेलन 3 मूलभूत सिद्धांतों सूत्रों पर आधारित था, जो था लोग, ग्रह और प्रगति, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, जिसमें विशुद्ध रूप से सुरक्षा उन्मुख अस्तित्वगत नियमों के बजाय एआई के लिए एक समावेशी, इंक्लूसिव, मानव केंद्रित दृष्टिकोण, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को प्राथमिकता दी गई थी। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों जो है वो बिल्कुल सही है, आंसर वुड बी ए। कुछ चीज़ें मैं और आप लोग को बता देता हूँ। जब ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया, इसके जो होस्ट थे वो थे मीटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या बोलना चाहिए, टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा, अंडर इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन के अंदर इसको होस्ट किया गया था। तो आप ना ये इंडिया एआई मिशन के बारे में जितना ज़्यादा हो सके अपने पास रखिए, क्योंकि ये लगातार अभी आप लोग को सवालों में देखने को मिलेगा। एक चीज़ और, इस पर्टिकुलर समिट का इम्पॉर्टेंस है वो क्या है पता है, कि इससे पहले हम लोग ग्लोबल जो फोकस था ना, ग्लोबली जो आदमी फोकस कर रहे थे वो हो रहा था कि इसका एग्जिस्टेंशियल रिस्क क्या है, जो उपस्थित इसका रिस्क एसोसिएटेड है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते थे। लेकिन इंडिया ने जब इस समिट में, एआई समिट में बात की, तो उन्होंने बोला एआई फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में क्या किया, बात किया गया 2026 एआई इम्पैक्ट समिट में। क्लियर है, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 2026 फीफा विश्व कप एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है जिसमें 48 प्रतिभागी टीमों के साथ 3 उत्तरी अमेरिकी देशों ने संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला विस्तारित प्रारूप शामिल है। बिल्कुल सही बात है। 3 अमेरिकी देश कौन कौन से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिलके इसको इस बारी होस्ट कर रहे हैं। मैक्सिको फीफा इतिहास में पुरुषों के विश्व कप टूर्नामेंट की 3 बार मेज़बानी या सह मेज़बानी करने वाला पहला देश बना है। इस वजह से ये जो टूर्नामेंट है इस वजह से भी ऐतिहासिक है। इसके साथ में अगर ये बोला जाता कि 48 टीमें पहली बार खेल रही है, तब भी इसका आंसर होता ए। क्लियर है, याद रहेगा। इन सब चीज़ के बीच में मैं आप लोग को एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कि जो इस बार का फुटबॉल है, ठीक है, ये जो फुटबॉल है इसका नाम क्या है इस साल, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आपको सवाल अगले पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर जो एडिशन होता है फीफा का, उसमें जो फुटबॉल बनते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, वो नाम भी आप लोग को पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। एक चीज़ और, यहाँ पे बोला है 3 बार मेज़बानी किया है, तो वो 3 बार का ईयर आप लोग याद रखेंगे, 1970, 1986 और 2026। ठीक है, कौन कौन सा, 1970, 1986 और 2026। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की, बिल्कुल सही है। इन खेलों के लिए मोरवीर को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया था, जो भारत के आदिवासी समुदायों के साहस और गौरव का प्रतीक है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये मोरवीर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे इस उद्घाटन संस्करण से, है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सेक्शन को थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, कोई विद्रोह पे ऊपर, कोई विद्रोह वनों की रक्षा के लिए किया गया था, बिल्कुल सही बात है। कब किया गया था अगर बोला जाए तो 1859 या 56, कोई बताएगा मेरे को। तो इसका है 1859 में, ठीक है। कौन था लीडर अगर बोला जाए तो नांगुल दोरला, ठीक। वनों की रक्षा के लिए मेनली अगर देखा जाए तो साल वनों की कटिंग के जो साल वन को काटा जा रहा था उनके विद्रोह में आके कोई विद्रोह को किया गया था, ठीक है। नांगुल दोरना ने नेतृत्व में घटी हुई थी, ठीक है। इसका जो एक स्लोगन था वो आप लोग याद रखेंगे, 1 हेड पर ट्री। 1 हेड पर ट्री मतलब क्या है, एक सिर हर एक पेड़ के लिए। क्लियर है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, चिपको मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। चिपको मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर है। किसको बोला जाता है, इस कोई विद्रोह को, ठीक। अब ये कोई विद्रोह किस राजा के शासनकाल में हुआ था वो भी आप लोग याद रखेंगे, भैरम देव, ठीक है। कौन से सन में हुआ था तो 1859। भैरम देव के काल में 3 विद्रोह हुआ था, कौन कौन सा, लिंगागिरी विद्रोह 1856 और जो मुड़िया विद्रोह है 1876। ये दोनों भी किसके पीरियड में हुआ था तो अपना भैरम देव के। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1938 में छत्तीसगढ़ राज्य में पहला कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज स्थापित किया गया था। 1938 का डेट को याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। कहाँ स्थापित किया गया था तो ये किया गया था रायपुर में, ठीक है। यह रायपुर में जे योगानंदम के प्रयासों से स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1938 में छत्तीसगढ़ राज्य में पहला कॉलेज जो बनेगा वो होगा छत्तीसगढ़ कॉलेज, जिसको बोला जाएगा कहाँ पे बनेगा, रायपुर में। किसके प्रयासों से बना गया है तो वो है जे योगानंदम। आंसर वुड बी ए। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल के दौरान स्थानीय प्रशासन प्रणाली प्रचलित थी, सही है। पंचकुल के सदस्यों को महात्तर और प्रमुख को महात्तम कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। याद है, प्रमुख को क्या बोल रहे हैं, महात्तम, और सदस्यों को क्या बोला जा रहा है, महात्तर। पंचकुल सिस्टम ये बिलोंग करता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कहाँ पे, विलेजेस दैट इज़ गांव, और किस में, सिटीज़ में, ठीक है। अब ये जो पंचकुल सिस्टम थे इसमें मेनली 6 मेजर ऑफिसर हुआ करते थे, 6 मेजर ऑफिसर्स हुआ करते थे। उन 6 मेजर ऑफिसर को आप लोग को याद रखना है, कौन कौन से, चीफ पुलिस ऑफिसर, अगला जो है वो है पटेल, फिर है तहसीलदार, उसके बाद कार्निक जो कि राइटर होता था, शुल्क ग्रह, ठीक है, शुल्क ग्रह। इसके बाद में जो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होता था, उसके बाद में अगर पूछा जाए तो प्रहरी, ठीक है, जो कि क्या होता था, एक सिपाही होता था। सिपाही मतलब मिलिशिया, या फिर क्या बोलना चाहिए, एक आर्मी मैन, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक। पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन को परम माहेश्वर की उपाधि प्राप्त थी, बिल्कुल सही बात है। महाशिवगुप्त बालार्जुन सही पांडु वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे क्या, नहीं, सिर्फ महाशिवगुप्त जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे महादेव के, शैव धर्म से बिलोंग करते थे। बाकी जो पूरा पांडु वंश था वो क्या था, वैष्णविज्म को फॉलो करता था। क्लियर है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के आप कॉइन्स भी देख लेना, ठीक है। उनको बालार्जुन क्यों बोला गया वो भी ध्यान में रखना, इससे भी आपको एक अजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। शैव धर्म के अनुयायी थे, ये सवाल आप लोग को देखने को मिल सकता है, और उसका रीज़न में आप लोग को ये दिखेगा कि इनके जो कॉइन्स में जो इंस्क्रिप्शन है, जो कॉइन्स बने हुए हैं उसमें जो नक्काशी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको रीज़न में दिया जाएगा, ठीक है। आंसर वुड बी सी। अजर्सन तो सही है लेकिन रीज़न क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। ये धनुर्धर प्रकार के
सिक्के, आर्चर टाइप ऑफ कॉइन हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा हम लोग को खरसिया में, खरसिया जो कि रायगढ़ में है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्ता पीरियड के राजा, ठीक। छत्तीसगढ़ के आरंग से कुमार गुप्त के मयूर वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोनों का दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, दोनों अपने अपने इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आरंग में कुमार गुप्त के और जो विक्रमादित्य के जो धनुर्धर वाले सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? खरसिया में, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की हरी गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन गुफा मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि इसको ध्यान में रखेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। गुफा का हरा रंग जो है वो लाइकन की उपस्थिति के कारण है। लाइकन जिनको नहीं पता है वो हमारा पिछला एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। लाइकन जो है यह एक सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता जिसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है सहजीविता को। ये सहजीविता है, लाइकन जो है वो किसकी सहजीविता है अगर बोला जाए तो? एल्गी और फंगस की, ठीक है। एल्गी और फंजाई जो है वो मिल के सहजीवी कंडीशन में जीते हैं और इसी जीवन यापन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। इसमें जो एल्गी होती है वो खाना देती है फंगस को, और जो फंगस है वो एल्गी को घर देता है रहने के लिए। क्लियर है? ऐसे ही सिम्बायोसिस का और कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आप लोग को बस ऐसे ही हिंट कर देता हूँ। कोरल रीफ्स आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, कोरल रीफ्स पढ़ेंगे आप लोग। इसके अलावा सूडो कॉपुलेशन, एक सूडो सिम्बायोसिस हम लोग बोल सकते हैं उसको, क्या है अपना? बम्बल बी एंड ट्री, ठीक है। बम्बल बी का एक फिग ट्री के साथ में रिलेशनशिप है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? सॉरी, बम्बल बी का जो रिलेशन है वो है ऑर्किड के फ्लावर के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी क्लास 12th बायो की बुक से निकाला गया है, तो आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग जो है वो वर्षा छाया क्षेत्र, सॉरी ये वृष्टि छाया क्षेत्र लिखना चाहिए था, वर्षा छाया क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है, डेट इज समर सॉलिस्टिस हम लोग मनाते हैं कब? 21 जून को। दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन इंडिविजुअली करेक्ट है। पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, इसका वजह है मैकल माउंटेन पर्वत, है ना, मैकल माउंटेन रेंज जो है पर्वत श्रृंखला। इससे क्या होता है जब ये टकराता है, जो छत्तीसगढ़ है अपना, ठीक है, तो ये वाले साइड में जो है यहाँ पे अगर अपना मैकल माउंटेन रेंज है तो इधर आपको बारिश नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो आ रहा है इधर से, पहाड़ों से टकराता है, अपना पूरा बारिश जो है वो पहाड़ों के नीचे ही गिरा देता है, दूसरी तरफ जा ही नहीं पाता। इस वजह से वो जो पश्चिमी भाग है वो क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्लियर है? याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। केवल, पहले तो यही वर्ड दिखता है तो उसके बाद मेरा दिमाग एकदम से गोल हो जाता है कि केवल दे दिया, मतलब बहुत सारा सोचना पड़ेगा, मेरा ही नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही हाल होता होगा। केवल, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक जिले हैं। केवल है क्या? नहीं, इसके साथ एक और जगह भी जुड़ेगा, नारायणपुर। जब अजर्सन गलत, सीधा आंसर किसको मानना है? टक से डी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रायोजित जैविक खेती मिशन 2014 से चल रहा है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है वो 2014 से लगातार कार्यरत है, ठीक है। अब क्या है, इसमें नारायणपुर होना चाहिए था लेकिन केवल लिख दिया और ऊपर से 4 ही डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए, जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्ण जैविक जिले बोला जाए तो वो है 5, ठीक है, अलॉन्ग विथ नारायणपुर। तो अजरसन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बुरजूदी, जिनको याद है अभी CGPSC प्रीलिम्स 2025 का ये सवाल है, उसी से बना हुआ है। बुरजूदी खुरिया पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा था, मुझे भी पता नहीं था CGPSC से पहले कि बुरजूदी नाम का कोई सा पठार है, फिर जब पता चला तो मैंने उसको सर्च किया, एलन वर्मा में मुझे ये देखने को मिल गया, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था 1123.5 मीटर इसकी हाइट है, जबकि मुझे पता था कि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है पंडरा पार्ट को, लेकिन उस पंडरा पार्ट की जो ऊंचाई है वो एलन वर्मा में दी हुई है 1123 मीटर, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1123.5 मीटर है बुरजूडी का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1123 मीटर
1123.5 मीटर है। इस वजह से ये पंड्रा पाठ से कम 500 मीटर तो ज़्यादा है। ठीक है, याद रहेगा, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा भंडार मांड केलो नदी घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। डोमनार और बरौद इस क्षेत्र की प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं। डोमनार और बरौद जो है वो मिलता है हमको रायगढ़ एरिया में। ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये आते हैं। मांड केलो नदी घाटी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं जो कि बिलोंग करती हैं मांड केलो से, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर वुड बी ए। क्लियर है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। भतरी भाषा ओडिया और छत्तीसगढ़ी भाषा का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। भतरी भाषा जो है वो ओडिया और छत्तीसगढ़ी भाषा का ही मिक्सर है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, नहीं। जो भतरी भाषा है वो बिलोंग करता है इंडो आर्यन फैमिली से। ठीक है, मतलब क्या है, भारतीय आर्यन लैंग्वेज फैमिली से है, उससे बिलोंग करता है कौन, अपना भतरी। जबकि जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसमें हम लोग को मेनली देखने को मिलता है गोंडी या फिर कुड़ुक, इस टाइप के जो लैंग्वेजेस हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत है। बस्तर की गदबा जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य की निवासी है। गदबा जनजाति बिल्कुल सही बात है। काकतीय शासक महिपाल देव उन्हें पालकी ढोने के लिए लाए थे, ये भी सही है। देखो, ये उड़ीसा में रहते थे गदबा जाति। महिपाल देव काकतीय जो रूलर, जो कि कहाँ कहाँ पे रूल करते थे, तो ये छत्तीसगढ़ और ये अपना कलिंग वाले रीजन के बीच में इनका शासन चलते रहता था, है ना। कैपिटल इधर इधर, तो यहाँ पर जब वो रूल करते थे, वो जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने पालकी ढोने के लिए उड़ीसा से कुछ लोगों को लेके आया गदबा जनजाति के, और गदबा जनजाति को छत्तीसगढ़ में बसाया। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भतरा नाट इस राज्य के बस्तर की जनजातियों का एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य है। भतरा नाट आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसके पूछे जाने के चांसेस फिर से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस बारी के क्वेश्चन पेपर में, मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं, मेन क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, भतरा नाट आपको फिर से देखने को मिलेगा। ठीक, भतरा नाट इस राज्य की बस्तर की जनजातियों का एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य है, मतलब ट्राइबल थिएटर है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर। ठीक है, इस नाट्य के सभी प्रतिभागी पुरुष हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण लोक नाट्य है, इसका मेन वजह जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि ये बेस्ड है माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, और इसमें अलॉन्ग विद दैट ओनली मेल आर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तभी हम लोग इसको ले सकते थे आंसर ए, अदरवाइज इसका आंसर वुड बी बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49। इस राज्य की बैगा जनजाति में पैठुल विवाह प्रचलित है। सिर्फ बैगा में ही नहीं, एक और जनजाति है, उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, अगरिया जनजाति, जिसमें भी पैठुल विवाह प्रचलित है। इस विवाह में क्या होता है कि जो लड़की है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर में चली जाती है और शादी से पहले ही वहाँ रहने लगती है। ये बिल्कुल सही है, बैगा जनजाति, पैठुल विवाह अलॉन्ग विथ अगरिया जनजाति, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रीज़न में। ठीक है, जो कि जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। आंसर वुड बी ए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की अबुझमाड़िया जनजाति ककसाड़ नृत्य या ककसाड़ उत्सव मनाती है, बिल्कुल सही बात है। इस उत्सव में गोत्र देवता की पूजा की जाती है, क्लैन डीटी की पूजा की जाती है, फिर गोत्र देव की पूजा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ककसाड़ नृत्य है उसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। ककसाड़ नृत्य कब मनाया जाता है, ककसाड़ उत्सव कब मनाया जाता है, गोत्र देवता, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा अबुझमाड़िया में एक और चीज़ है वुडन पिल्लर। इस वुडन पिल्लर को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसको बोला जाता है अनालगढ़िया। ठीक है, अभी अबुझमाड़िया से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा हाई इल्ड टॉपिक है क्योंकि इसका डिटेलिंग पूछा गया था कहीं पे। ठीक है, लगातार आपको अबुझमाड़िया जो ट्राइब है उससे रिलेटेड सवाल अभी इस जो 25-26 का सेशन था उसमें देखने को मिला है। इस वजह से अबुझमाड़िया को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसर वुड बी ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पौष पूर्णिमा को हर साल छेरछेरा उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस उत्सव में नृत्य के माध्यम से नकटा नकटी का महत्व दर्शाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। नकटा नकटी का जो महत्व है वह दर्शाया जाता है छेरता में।
छेरता नृत्य में, छेरता या छेरका नृत्य इसको बोला जाता है, उसमें बताया जाता है किसका महत्व, नकटा नकटी का। छेरछेरा में नहीं मनाया जाता, छेरछेरा में डंडा नृत्य करते हैं लोग, और घर घर जाके क्या करते हैं, वो धान की जो भूसी क्या बोलना चाहिए, धान होता है, उसको मांगते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। आप लोग मुझे ये बताएंगे जो छेरता उत्सव है या छेरता फेस्टिवल है वो कब मनाया जाएगा। ठीक है, हमेशा एक ही ऑफिशियल बुक से मत, एक ही बुक से मत पढ़ो जो कि ऑथेंटिक भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी उससे थोड़ा सा आगे भी निकलो, क्योंकि PYQ जो है वो खुद ही समझा देता है कि हम लोग आंसर क्या लेने वाले हैं। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में चैत्र माह में माटी तिहार मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, चैत्र माह में माटी तिहार मनाया जाता है बस्तर एरिया में। पुड़िया पूजा और पुटका मंडानी के बाद यह उत्सव संपन्न होता है। बिल्कुल सही है, 2 बार मंडानी मंडानी लिखा गया है। ठीक है, पुटका मंडानी के बाद यह उत्सव संपन्न होता है। ये सवाल है बना है CGPSC प्रीलिम्स इस वाले पेपर से। ठीक है, माटी तिहार से रिलेटेड कोई से सवाल पेपर में पूछा गया था कि जो माटी तिहार है वो संपन्न से रिलेटेड कौन कौन से रिचुअल इसमें से है करके। ठीक है, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्य रूप से प्रकृति से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है, लोकगीत और लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रभावित है तभी ये विशेषताएं बनी हैं, लोकगीत और लोक नृत्य। एक चीज़ और, जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारी एक क्या बोलना चाहिए मशहूर गायिका, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, तीजन बाई मैम का डेथ हो चुका है आज, है ना। तो इनके बारे में भी सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये अगले एग्ज़ाम में सवाल बन सकती है। क्लियर है, आंसर वुड बी 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, मुंडा जनजाति के युवा छात्रावास को गिटिओरा बोला जाता है। गिटियोना नहीं लिखा है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, TDC का पेपर का सवाल है ये। गिटिओरा बोला जाता है मुंडा ट्राइब के छात्रावास को। ठीक है, मुंडा जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में स्थित छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। ये सही है, लेकिन ये गिटिओरा बोला जाता है, तो इसके बारे में या तो युवा छात्रावास के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बस इतना बताया कि मुंडा जनजाति इस जिला में निवास करती है, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि गिटियोना ये किसका यूथ डॉर्मेट्री है। ठीक है, ये किसका युवा छात्रावास है या फिर युवा गृह है, कौन, गिटिओना, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, सरहुल उत्सव में साल के फूलों का विधि पूर्वक वितरण किया जाता है। यह उरांव और मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, उरांव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है सरहुल उत्सव। बिल्कुल सही है। उत्सव के दौरान ग्राम पुरोहित, जिसको हम लोग पाहन बोलते हैं, मिट्टी के बर्तनों में जल स्तर देखकर आगामी वर्ष की वर्षा का पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, कि वो फोरटेलिंग करते हैं कि भैया इस टाइम पे पानी गिर सकता है। क्लियर है, किस फेस्टिवल के दौरान करते हैं, सरहुल फेस्टिवल के दौरान। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 56 से है, ये पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिसिंग के बारे में है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पास अत्यधिक प्रशासनिक शक्ति होती है, फिर भी उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे मुख्यमंत्री की इच्छा पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो मुख्य सचिव है, अभी प्रेजेंट के कौन मुख्य सचिव है, उनसे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो आप लोग अपने पास रखेंगे। ठीक है, विकासशील जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे उनका रैंक बताएंगे कि कौन से रैंक के वो चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं। इसके अलावा कि वो कहाँ कहाँ के डीसी बोलता हूँ, कलेक्टर रहे हुए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मुख्य सचिव का पद एक कार्यकारी निकाय, दैट इज एग्जीक्यूटिव क्रिएशन, द्वारा निर्मित है, जिसकी नियुक्ति और परिचालन शक्तियां भारत के संविधान में किसी स्पष्ट प्रावधान के बजाय राज्य के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि स्टेट अपना खुद का रूल बनाएगा, जिसके हिसाब से जो चीफ सेक्रेटरी है उसका जो कार्यकाल है वो क्या बोलना चाहिए, प्लेजर ऑफ CM के ऊपर में डिपेंड करेगा। क्लियर है, आंसर वुड बी ए। इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 57, नक्सलवादी आंदोलन को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे बस्तर मंडल में ऐतिहासिक और समकालीन रूप से सबसे मजबूत आधार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। इसकी पीछे वजह क्या है कि बस्तर मंडल है ना, वहाँ पे भौतिक अवसंरचना की कमी है, भूमि अधिकारों का खराब कार्यान्वयन है और स्थानीय वन संसाधनों से ऐतिहासिक अलगाव ने एक सामाजिक आर्थिक शून्य पैदा किया हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी ठीक से नहीं पहुँच पा रही थी। इसलिए माओवादी विद्रोहियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्लियर है? सारी चीज़ें दी हुई है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एजर्सन का। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। नक्सलवादी आंदोलन संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अस्वीकार करता है और ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद दैट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित क्षेत्रों में आम चुनाव का बहिष्कार करता रहा है। ठीक है, ये तो फैक्ट करेक्ट है। खनन परियोजनाओं और औद्योगिकीकरण के कारण आदिवासी आबादी के बड़े पैमानों पर विस्थापन ने बस्तर मंडल में स्थानीय शिकायतों को बढ़ावा दिया है। ये भी सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से जो उग्रवादी हैं, है ना, वामपंथी उग्रवाद के सपोर्टर जो हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के सपोर्टर हैं, उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को रिएक्ट किया है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद दैट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने वाले सुरक्षा बलों के लिए व्यापक परिचालन खाका, जिसको बोला जाता है बहुआयामी जो समाधान डॉक्ट्रिन था, वो निकाला था, है ना, समाधान को लागू किया है। कब लागू हुआ है अगर बोला जाए तो 2017 से ये लागू है। ठीक है, समाधान रणनीति के तत्वों के अंतर्गत जो अक्षर डी है इस समाधान में, जो वर्ड डी है, ये स्टैंड करता है डैशबोर्ड बेस्ड KPIs। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरियाज टू मॉनिटर रियल टाइम ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करता है पर्टिकुलरली जो वर्ड डी है। ये भी बिल्कुल सही है। समाधान के एक वर्ड को डिफाइन किया गया है। समाधान डॉक्ट्रिन किस चीज़ के बारे में बात करता है, उसका एक जो पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए अपना असेट है वो है डी, है ना। तो ए मान के चल सकते हैं कि ए सपोर्ट मतलब जो रीज़न है वो सपोर्ट कर रहा है असर्शन को, लेकिन और भी जो बाकी वर्ड्स हैं, बाकी जो लेटर्स हैं, उन चीज़ों के बारे में भी अगर डिस्क्रिप्शन रहता तो ये ज़्यादा बेहतर हो पाता। क्लियर है? याद रहेगा? आंसर वुड बी अगेन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक SP सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस बल पर कार्यात्मक कमान, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। SP के बारे में बात कर रहा है। राज्य सरकार के पास जिला पुलिस बल पर अंतिम कानूनी प्रशासनिक अधिकार है और SP अपने अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य की पुलिस नीतियों को लागू करने के लिए मूल रूप से क्या है? जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी ए। इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। हम लोग आज 60 सवाल देखे हैं। ये 60 सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारे सवाल में खुद भी एक सवाल छिपा हुआ है। ऐसे ही आप लोग कई सवाल बनाने का ट्राई कीजिए, है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम और आप एक दूसरे के लिए बेहतर काम कर सकें और एक दूसरे के सपोर्ट कर सकें। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन एंड आई हैव सर्व्ड एंड आई विल ऑलवेज बी ऑफ सर्विस। थैंक यू वेरी मच।